हेलो साथियों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एस इंटर कॉलेज गोवापुर में। देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने मापन चैप्टर शुरू किया था। मापन चैप्टर की 4 वीडियो आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मापन चैप्टर आपका खत्म होगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं भौतिक राशियों के भाग की। तो भौतिक राशियाँ देखो दो भाग में डिवाइड होती है, एक तो निर्भरता के आधार पर, दूसरी दिशा के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली राशि होती है मूल राशि, दूसरी राशि होती है व्युत्पन्न राशि। यहाँ पे देखिए, निर्भरता के आधार पर जो राशियाँ होती है मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इसकी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और इसके ऊपर जो आपका होमवर्क दिया गया था, अगर उसको आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे दिशा के आधार पर भौतिक राशियों की। तो दिशा के आधार पर दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। इसमें पहली भौतिक राशि होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। यहाँ पे देखिए, अदिश राशि क्या होती है? आदिश का मतलब होता है आ और दिशा, यानी वे भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। या फिर वे भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल दिशा की आवश्यकता हो, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब इसमें पहली आपकी राशि आती है दूरी। दूरी का मतलब होता है कोई भी लंबाई। अब यहाँ पे दूरी हमारी क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये बोर्ड की एग्जाम्पल अगर हम लें तो बोर्ड का एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसकी लंबाई अगर हम कह देते हैं कि 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर है। अगर बोर्ड की लंबाई 15 मीटर है तो पूरब दिशा में बोर्ड को रखा जाएगा, फिर भी उसकी लंबाई 15 मीटर रहेगी। पश्चिम दिशा में होगा, फिर भी उसकी लंबाई 15 मीटर रहेगी, 15 मीटर से कम नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हम लोग एक डस्टर लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। तो पूरब और पश्चिम दिशा में रखने पर भी इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और इसको अगर इस दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में रख दिया जाए फिर भी इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इसका जो परिमाण होगा उसके ऊपर दिशा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है आपकी अदिश राशि। फिर उसके बाद समय आता है। इसी प्रकार से समय होता है, अगर कोई काम आप 6 घंटे में कर रहे हो तो पूरब से पश्चिम में करो या पश्चिम से उत्तर में करो, कहीं भी करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, काम आपका 6 घंटे में ही कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कोई भी एक वस्तु होती है, अगर वो पूरब से पश्चिम दिशा में आप लेके जा रहे हो, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर उसका द्रव्यमान 10 से 11 किलोग्राम नहीं होगा, वो द्रव्यमान केवल 10 किलोग्राम ही रहेगा। अर्थात केवल और केवल परिमाण पर ही डिपेंड है ये राशि। तो ये क्या होगी? आपकी अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे एक राशि है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है, इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक तालाब है, मान लीजिए तालाब में पानी भरा है। अब इस तालाब में, इस पानी में हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक वायर डालते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अगर आप देखते हो, अगर ये सदिश राशि होती तो केवल उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में जब आप वायर डाले हो तो इसकी धारा की दिशा केवल उत्तर से दक्षिण की दिशा ही जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस दिशा में पानी को टच करते हो, इसमें करंट चल रहा है, तो आपको यहाँ भी करंट का अनुभव होगा। यहाँ पे टच करते हो, यहाँ भी करंट का अनुभव होगा। इधर करते हो, इधर भी होगा, इधर हर जगह पे होगा। तो इसका मतलब जो करंट होगा उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी और वो चारों दिशाओं में फैल चुकी है। तो अर्थात वो क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, सदिश राशियाँ जैसे अदिश लिखे थे उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं सदिश राशियाँ, यानी वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी? दिशा की आवश्यकता होती है, उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा बल का है, तो बल के एग्जाम्पल के लिए एक लकड़ी का गुटका लेते हैं और गुटके में अगर हम एक रस्सी बांधते हैं और रस्सी पर अगर हम 15 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है गुटका कहाँ पे उठेगा? उसी दिशा में उठेगा जिधर बल लगाया जाएगा। अगर वही बल नीचे की तरफ लगाया जाए तो गुटका नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बल नीचे की तरफ लगाया जा रहा है। अगर इसको हम इस दिशा में बल लगाएंगे तो गुटका हमारा इधर विस्थापित होगा। अगर इधर करते हैं तो लकड़ी आपकी इधर विस्थापित होगी। अर्थात जो परिमाण लगाया जा रहा है एक निश्चित दिशा में लगाया जा रहा है और उसका विस्थापन भी उसी दिशा में होगा। तो इसलिए बल हमारा क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, क्योंकि परिमाण के साथ साथ इसमें हमको दिशा की भी जरूरत होती है। इसी प्रकार से आपका त्वरण होता है, वेग होता है, संवेग होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पे देखिए,
चाल और आपका वेग, आप लोग कहेंगे कि इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो मात्रक होता है बराबर होता है, लेकिन ये सदिश सदिश क्यों है? क्योंकि चाल हमारा बनता है दूरी बटे समय, और दूरी हमारी क्या है? अदिश राशि है, जबकि वेग होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार से चली गई दूरी है, लेकिन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, इसलिए वेग हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। जबकि जो चाल होता है वो हमारा क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। देखिए, इसके बाद टॉपिक हमारा आता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स टॉपिक फिजिक्स का होता है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कहीं भी लिखा जाता है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समानुपाती। अगर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं सम प्लस अनुपात, यानी समानुपात। ठीक है, समानुपात यानी कोई भी दो भौतिक राशियां अगर निश्चित अनुपात में घटती या बढ़ती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? समानुपाती, और उसको प्रोपोर्शनल के सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो या दो से अधिक भौतिक राशियां जब किसी निश्चित अनुपात में घटती या बढ़ती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग करते क्या है कि समानुपात का मतलब समझते हैं कि एक का मान जितना बढ़ाया जाएगा दूसरी भी राशि का मान उतना बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ए है जिसकी इनकम 500 रुपये है, कोई दूसरा व्यक्ति बी है जिसकी इनकम 1000 यानी 1000 रुपये है। अगर यहाँ पे इनकी इनकम का अनुपात देखें तो ये क्या होगा? 1:2, यानी अनुपात कैसे निकालते हो? दोनों का डिवाइडेशन कर देते हैं। 1000 को 500 बटे 1000 करोगे, 500 कम 5, 500 दूना 1000, तो 1:2, यानी इनकी जो इनकम चल रही है अभी 1:2 के अनुपात में है। लेकिन अगर इसको हम लिख सकते हैं फिर ए प्रोपोर्शनल बी अगर लिख दिए तो इसका मतलब जितना इसमें इंक्रीज होगा दूसरे में बढ़ी हुई का अनुपात उतना इंक्रीज होगा। जैसे अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद नेक्स्ट टाइम पे इसकी इनकम जो हो गई वो 500 रुपये बढ़ा दी जाती है, तो यानी इसकी इनकम बन गई आपकी कितना? 1000 रुपये। तो दूसरे की इनकम अगर आपके अनुसार चले तो जितना इसमें बढ़ा है उतना उसमें भी बढ़ा दे, तो 1000 पहले थी, अब 500 इसमें और बढ़ा दे तो इसकी सैलरी कितना हो जाएगी? इनकम 1500। लेकिन अगर देखें तो क्या ये बराबर अनुपात में बढ़े? समानुपात लिखे हो तो इनका अनुपात सदैव बराबर होना चाहिए। तो इसको देखें तो 1000 बटे 1500। अब यहाँ पे करते हैं तो 2/3 यानी 2:3 आएगा। अभी तो आपका अनुपात 1:2 था, लेकिन अब अनुपात आपका कितना हो गया? 2:3। तो ये मेथड आपका गलत है। तो यहाँ पे करेंगे क्या? देखिए, समानुपात का मतलब होता है अगर यहाँ पे इसकी 500 यहाँ पे इंक्रीज की गई है तो जो इंक्रीज सैलरी होगी वो दूसरे का अनुपात जितना होगा उतने बढ़ेगी, यानी 1000 तो पहले रहेगी, लेकिन इंक्रीज कितना हो रही है? 500। तो 500 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। इधर 1 से हुआ था, इधर 2 से होगा, तो ये बन जाएगा 1000 प्लस 500 दूना 1000, तो ये बन जाएगा आपका कितना? 2000। यानी अब इस समय देखें किसकी सैलरी अगर 1000 हो रही तो बी की सैलरी कितना हो जाएगी? 2000। अब इसमें अनुपात देखें तो 1000 बटे 2000, तो यानी इसकी इनका अनुपात जो होगा 1:2 ही आएगा। तो देखिए, कहीं भी किसी भी कंडीशन में देखेंगे तो आप जितना बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में बढ़ रही है, ना कि उतना बढ़ रही है। अनुपात में बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती। अगर एक राशि का मान बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में बढ़े, या फिर एक का मान कम करें तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में कम हो, तो इसे समानुपाती कहा जाता है। जबकि व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो अपोजिट होता है। यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि अगर उसका मान आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी भौतिक राशि का मान डिक्रीज होगा, उसी अनुपात में डिक्रीज होगा। अर्थात एक का मान बढ़ाते हो तो दूसरी भौतिक राशि का मान उसी अनुपात में कम होगा। ये होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक का मान कम करोगे तो दूसरे का मान बढ़ जाएगा। ये होता है आपका समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, देखिए इसके बाद कल कुछ कमेंट हमारे पास आए थे। कमेंट में कहा था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखिए, उस दिन आपको जो होमवर्क दिया गया था उसमें आपको बताया गया था कि जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, लेकिन इसका मात्रक डाइन भी होता है। तो आप लोग ये समझ लो
कि जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया है कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने डाइन होता है। तो देखिए सबसे पहले एसआई पद्धति में अगर ये बल का फार्मूला है तो बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। यही होता है फार्मूला, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर इसको एसआई पद्धति में तोड़ते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब सीजीएस पद्धति में डाइन होता है तो सीजीएस पद्धति में इसको चेंज करना है। तो सीजीएस में देखो किलोग्राम को किस में लिखते हैं, ग्राम में, मीटर को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में, और सेकंड को तो सेकंड स्क्वायर में लिखा ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम को अब डाइन में बदलना है, यानी ये किसके बराबर होगा, डाइन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर से यानी 1 से हम क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। अगर 1 से गुणा कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बटे 1 सेकंड स्क्वायर लिखा गया। अब किलोग्राम से किस में बदलना है, ग्राम में। इधर भी हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो पूरा मात्रक हमारा डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम में बदलना है। अब हमको करना क्या होगा, 1000 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम के बीच में 1000 भागों का अंतर होता है और किलोग्राम ग्राम से बड़ी इकाई है, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये जो किलोग्राम लिखा गया वो ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का अंतर होता है, तो मीटर में कितने, 100 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि दोनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर ही होता है। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम, इसको लिख सकते हैं गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी अब देखिए तो 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो यानी ये किसके बराबर, ये पूरा किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। सब एक है तो एक से इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन गया 1 डाइन इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ये पूरा क्या 1 से गुणा कर दो तो ये पूरा बन जाएगा 1 न्यूटन, यानी ये आपका क्या है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर आपका हो गया कितना, 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन था कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। यहाँ पे जूल जो होता है आप जानते हो किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होता है जो कि एसआई पद्धति में होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में उसी कार्य का मात्रक क्या बन जाता है, अर्घ बन जाता है। तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर होता है F इंटू डी। यही तो होता है ना, W बराबर F इंटू डी। तो यहाँ पे देखो बल का मात्रक यहाँ पे हम लिखे थे अभी, बल बराबर होता है M इंटू A इंटू डी, यानी विस्थापन। अब यहाँ पे ये कुल मिला के कार्य का फार्मूला बन रहा है W का। अब यहाँ पे इसके मात्रक लिख लेते हैं। ये मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिला के मात्रक बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 जूल के। अगर 1 से मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, 1 जूल के बराबर हो जाता है एसआई पद्धति में। लेकिन अगर इसको सीजीएस में तोड़ देते हैं, सीजीएस में लेके लिखते हैं तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे, ग्राम में, मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड को किस में लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर। 1 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाता है, अर्घ के बराबर हो जाता है। ये आपका बन गया अर्घ के बराबर। तो यही चीज हमको करना है। यहाँ पे देखिए अब किलोग्राम को हमको बदलना किस में है, 1 ग्राम में। फिर से वही भाग, किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए किससे, 1000 से गुणा करेंगे। अभी आपको बताया गया क्यों किया जाता है। तो 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाएगा आपका ग्राम में 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो मीटर स्क्वायर लिखा गया है 100 गुणे मीटर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर बदल रहा 100 से गुणा करोगे, लेकिन मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर गुणे मीटर, यानी 1 मीटर और 1 मीटर का गुणा 1 मीटर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे 2 बार 100 से आपको गुणा करना होगा, 1 बार 100 से ये गुणा करोगे तो 1 सेंटीमीटर में बदलेगा, इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये दूसरा सेंटीमीटर में बदलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हमको बदलना नहीं है, तो ये बन जाएगा 10 की घात 3 ग्राम इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 5 यानी 32527 यानी ये हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही होगा ना। और ये देखो किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अर्ग बन जाएगा। तो यानी हमारा आंसर आएगा 1 जूल बराबर हमारा आंसर होगा 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले लिखा गया है, पहला क्वेश्चन हमारा है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो नैनोमीटर को बदलना किसमें है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर लिखें तो 1 नैनोमीटर, ये क्या लिखा गया 1 नैनोमीटर, इसको हम लिखें, इसको बदलना किसमें है, सेंटीमीटर में। तो देखो नैनो का मतलब होता है, उस दिन आप लोग पढ़े थे कि नैनो का मतलब होता है यदि कहीं पे 10 की घात -9 लिखी गई तो उसको हम पढ़ते हैं नैनो। उच्चारण में आपको बताया गया था 10 की घात 24 तक। तो 10 की घात -9 लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, नैनो। तो यहाँ पे ये नैनो का मतलब 1 नैनो का मतलब हो गया 10 की घात -9। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात -9 इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही तो लिखा है। तो 10 की घात -9 इंटू 1 मीटर। अब ये आपका बदल गया किसमें, मीटर में। जो अभी तक नैनोमीटर में था अब चेंज हो गया मीटर में। अब मीटर से बदलना किसमें है, सेंटीमीटर में। तो देखो 1 मीटर को तो आप सेंटीमीटर बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो 10 की घात -9 यानी 10⁻9 को ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से बड़ी राशि मीटर और मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, अर्थात बड़ी राशि से छोटी राशि में परिवर्तन करना है। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 10⁻2, 10⁻−9 ऐसे लिखा जाएगा 10⁻2, ये बन गया आपका सेंटीमीटर। यानी ये बन जाएगा 10 कितना -9 + 2 सेंटीमीटर। तो यानी सीधे सीधे आंसर आएगा 10 की घात कितना -7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमारा होगा 1 नैनोमीटर में कितना 10 की घात -7 सेंटीमीटर होते हैं यार। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग केवल जितना कुछ बताया गया बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें वही ध्यान रखो, आपका आंसर अपने आप आएगा। देखिए 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी होते हैं, तो यानी एक फर्मी बराबर का होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। यही तो होता है ना, एक फर्मी बराबर आपका कितना होता है 10 की घात -15 एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर अगर निकालें तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा, इधर गुणे में इधर आएगा भाग, हो जाएगा 1/10 की घात -15 क्या फर्मी। तो ये चेंज होकर आपका बनेगा 1 मीटर बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात 15 फर्मी। ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर में कितना फर्मी 10 की घात 15 फर्मी। अब 1 मिलीमीटर को क्यों हमको चेंज करना है, तो मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं। तो मिलीमीटर से किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितना अंतर होता है, 10 का अंतर होता है। तो 1/10। अब यहाँ पे आप भाग करोगे, क्यों भाग करोगे, क्योंकि मिलीमीटर से किस में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितना 1/10 सेंटीमीटर। यानी इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 की घात -1 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें, मिलीमीटर में बदलते हैं। यहाँ पे सॉरी मीटर में बदलते हैं। 1 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से गुणा कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। फिर से आप देखो सेंटीमीटर से मीटर यानी छोटी राशि से बड़ी राशि में फिर परिवर्तन करना है। तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में कितने का अंतर होता है, 100 का अंतर होता है। अगर हम यहाँ पे 100 से डिवाइड और कर देते हैं तो ये राशि हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मीटर में बदल जाती है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -1, ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 मीटर। यानी कुल मिला के 1 mm बराबर यानी 1 मिलीमीटर बराबर हमारा कितना आएगा 10 की घात -3 मीटर। ठीक है,
अब देखो 1 mm में कितना 10 की घात -3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमको बदलना क्या है, एक पूछ रहा है कि 1 mm में कितना फर्मी होता है। तो 1 mm लिखे हो आप ना, तो 1 mm के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 मीटर। तो यहाँ पे जो 1 mm लिखा गया है इसके स्थान पे हम लोग लिख लेते हैं 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, ये लिख लिए 10 की घात -3 मीटर। और यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीटर में आंसर नहीं लाना, हमको लाना है आंसर फर्मी में। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप यहाँ पे देखो ये चीज तो आप निकाले हो ना, 1 मीटर बराबर कितना 10 की घात 15 फर्मी। तो इसको आप छोड़ दो, 1 मीटर आपको ध्यान में रखना है। तो 1 मीटर किसके बराबर लिखा गया 10 की घात 15 फर्मी के। तो ये लिख लो आप 10 की घात -3 पहले से है, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 की घात 15 फर्मी। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर देते हो तो 10 की घात -3 प्लस 15 और ये बनेगा किसमें फर्मी में। तो आंसर हमारा क्या आएगा 10 की घात 12 फर्मी। तो ये क्या है, किसके बराबर आ रहा है 1 mm में। तो यानी 1 mm में कितना फर्मी होगा 10 की घात 12 फर्मी। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा तो है, केवल आप एक से दूसरे में परिवर्तन करते चले जाओ। बस यही देखो, छोटे से बड़े में परिवर्तन करना है कि बड़े से छोटे में परिवर्तन करना है, उनके बीच का अंतर कितना होगा। अगर छोटे से बड़े में परिवर्तन कर रहे हो तो आप भाग कर दो उस अंतर से, अगर बड़े से छोटे में परिवर्तन कर रहे हो तो गुणा कर दो। बस इतनी सी बात है, उसके बाद सारा क्वेश्चन तो अपने आप हो रहा है, कुछ करना थोड़ी है, कोई सूत्र थोड़ी लगा रहे हैं। सीधे सीधे आपके जो क्लासेस बताई गई हैं, जो आपको फार्मूले मान बताए गए वही आप रखते चले जाओ, रिपीट करते चलो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब जो चर्चा करनी है हमको, देखिए अब इसमें हमारे पास केवल बेसिक फिजिक्स की क्लास थी और एकदम आसान भाषा में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताइए। अगर इतना चीज़ आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इसमें फिजिक्स में आपको दिक्कत होने वाली नहीं। केवल 2 चीज़ आपको पढ़ना है, एक तो आपको मात्रक पढ़ लेने हैं, यानी जो आपकी राशि है वो क्या होती है उसका सूत्र पढ़ लेना है। सीधे सीधे आपको बताया गया किस प्रकार से मान रखा जाता है। दूसरी चीज़, अब इस टॉपिक के अंतर्गत इस चैप्टर में जो बच रहा है 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो है आपकी विमान डायमेंशन जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा है सार्थक अंक और संदिग्ध अंक और कोटिमान। 3 चीजें हैं जो कि आउट ऑफ बीमा तो सिलेबस में है, लेकिन सार्थक अंक और संदिग्ध अंक को और कोटिमान को आपका आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। लेकिन परेशान मत होइए, अब एमएस इंटर कॉलेज बुगापुर के यूट्यूब चैनल पर 11, 12, 9, 10 की क्लासेस अवेलेबल होने जा रहे हैं। डेली क्लासेस चलेंगी, जिसके अंतर्गत आपकी जब क्लास होगी तो उसमें इनकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें थी। ये आपका 9th से ऊपर या नीचे के सबके लिए था, तो 9th के बच्चों के लिए अभी बीमा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बताया जाएगा। 11 की जब क्लास चलेगी तो उसमें बीमा, सार्थक अंक, कोटिमान सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताई जाएंगी। 9th वालों के लिए तो ये उसी तरह से हो गया जैसे समुद्र मंथन में चौथे या 5वें रत्नों या बाद में जो अमृत निकला था वो बाद में निकला था, लेकिन 9th वालों के लिए जो मंथन किया गया है फिजिक्स का मंथन, उसमें अमृत समझ लीजिए पहले ही निकल चुका है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और हमारे एमएस इंटर कॉलेज बुगापुर के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए फिजिक्स में। इससे आसान भाषा में बेसिक फिजिक्स को नहीं समझाया जा सकता, एकदम छोटी छोटी बातें, न्यूमेरिकल थ्योरी, हर चीज़ आपको बड़े प्यार से समझाई गई है, बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़िए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करने में क्या जा रहा है, देखिए लाइक की बात है। अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों के साथ आप शेयर कीजिए कि ये क्लास इस तरह से ये हो सकता है, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ जोड़िए और बच्चों को हम लोगों के साथ जोड़िए, ताकि हम लोग का परिश्रम काम आए। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब क्लासेज जो आपको होंगी रेगुलर चलेंगी, आप लोग हम लोग के साथ लगातार जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।